करते हैं। चलो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, पूरा अकाउंट्स का जितना भी किया वो रिवीजन करने वाले हैं 2 घंटे के अंदर, बराबर। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन के साथ। इसके अंदर सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी थी, एसेट्स, जिसका भी नाम बदल के क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसकी अपन ने क्या देखी थी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, बराबर, दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। मतलब हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, सप्लाई और प्रोडक्शन में यूज होती है, रेंटल टू अदर्स दूसरों को रेंट करने में काम आती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में भी काम आ जाती है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब 12 महीने से जो ऊपर यूज करने का अपना इंटेंशन है, बराबर। इसके बाद में अपन ने देखा था कि ये जो एसेट से डिप्लीट होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्यों? क्योंकि वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स यूजेस इन बिजनेस, यूज जितना करोगे उतने वो घिसते जाएगी। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब क्या, टाइम बीतते गया वैसे वैसे वो खराब होती गई। ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये वाली चीज क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई। उसके बाद में डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ कारण से डिक्रीज हो गई, तो अपने उसको भी क्या करना पड़ता है, डिक्रीज कर देना पड़ता है एसेट को। डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। माइंस और नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है, डिप्लीशन होता है। डिप्लीशन का मतलब क्या था कि जैसे माइंस में से अपन निकालते जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते रहते, तो उसके अंदर का जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो कम होते जाता है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन। तब अपन डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, बराबर। Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. The depreciable amount of an asset is the cost of an asset or other amount substituted from cost less its residual value. ये उसका डेफिनेशन है। Depreciable amount of an asset is the cost of asset or other amount substituted for cost less its residual value. क्या है, अपन एक फॉर्मूला के साथ आगे देख लेंगे। 3 चीजें लगती है, क्या लगता है, 3 फैक्टर्स लगते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। सबसे पहले तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, वो मशीनरी कितने साल चलने वाली है, वो एसेट कितने साल चलने वाली है। कॉस्ट ऑफ एसेट, कि वो जो भी है तुमने कितने में खरीदी है। कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, अपन ने देखा था, कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस उसको वर्किंग में लाने जितनी भी कॉस्ट होगी वो सब। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, भंगार की वैल्यू, भंगार में जाने वाला है वो चीज, उसका वैल्यू चाहिए, बराबर। डेप्रिसिएशन और कंपोनेंट्स भी लगा सकते हैं और डेप्रिसिएशन और होल भी लगा सकते हैं, बराबर। जहां पे कंपोनेंट वास्ट है, मतलब अमाउंट के इसमें वास्ट है और मेन पर्पज है उसका। जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में पूरा प्रोजेक्टर एक रख सकते हो और लैंप एक रख सकते हो, इन दोनों की यूजफुल लाइफ भी अलग है। प्रोजेक्टर चल जाएगा बहुत टाइम, 20-30 साल, लेकिन लैंप जो है वो 2-3 साल में खराब हो जाता है। तो दोनों का कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट हो गए, प्रोजेक्टर और उसके अंदर का लाइट, ये दोनों को तुम लोग डिवाइड कर सकते हैं और उनकी इंडिविजुअल लाइफ भी हो सकती है। जैसे ये 2 साल चलेगा, ये 20 साल चलेगा, समझ गए। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो, जो कंपोनेंट है ना उसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो, बड़ा कॉस्ट हो। पूरा प्रोजेक्टर है 20,000 का और लाइट ही आता है 7,000 रुपए का, तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट किसका हो गया, लाइट का, बराबर। चलो, एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तुमने उसका यूजफुल लाइफ अलग होना चाहिए, सेम रहा तो कुछ फायदा ही नहीं है। या तो लाइफ सेम है लेकिन डेप्रिसिएशन मेथड अलग है, दोनों में से एक चीज मेथड अलग या डेप्रिसिएशन का लाइफ अलग करना चाहिए तुमको, समझा। चलो, इसके बाद क्या पढ़ा था, क्यों करते डेप्रिसिएशन, करेक्ट इनकम मेजरमेंट, जो भी तुम्हारी इनकम है, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ चले जाता है, अपना पीएनएल में। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है वो सही से निकलना चाहिए, तुम्हारी इनकम जो भी है वो सही से दिखनी चाहिए। उसके बाद में पोजीशन सही दिखना चाहिए, तुम्हारा पोजीशन कौन दिखाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तुम्हारी सही दिखनी चाहिए। आज तुमने जो 2001 में एसेट खरीदी थी 1 करोड़ की, आज 1 करोड़ की नहीं दिखनी चाहिए, उसको कम हो जाना चाहिए, समझ रहे तेरे को दीप्तिकेश। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, ये जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग प्रोविजन में इकट्ठा करते रहते ताकि अपने पास एक फंड्स तैयार हो जाए जो रिप्लेसमेंट के वक्त काम में आ जाए। असेटमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश है लेकिन
कहीं ना कहीं अपनी एक कॉस्ट है। तो अगर तुम लोग कोई चीज समझ लो पेन में अगर मैन्युफैक्चर करो तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है, समझा। तो इसके लिए ट्रू कॉस्ट तुम्हारा निकलेगा नहीं अगर तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा, बराबर। ये तो पढ़ा था। अच्छा चलो अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में acquisition, installation and commissioning as well as for addition to improvement thereof for the purpose of increase in efficiency। मतलब क्या, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन का और कमीशनिंग कमीशनिंग का मतलब क्या है, वो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग मतलब इंस्टॉलेशन एंड कमीशन। इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉल करना, कमीशनिंग मतलब स्टार्ट करना, समझा। यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड रहता है, तुमको जो रखना है वो रख सकते हो। स्क्रैप वैल्यू क्या रहता है, जो एंड में तुम लोग सेल करने वाला वो वाला वैल्यू। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, देखो एक्विजिशन कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू, ओके, जो भी मिला डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, समझा यहाँ तक। चलो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, मतलब तुमने जो एस्टिमेशन किया है अभी इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन। ये किससे अपने कैलकुलेट किया, कौन से मेथड से कैलकुलेट किया, नहीं एसएलएम से किया, वेरी गुड, एसएलएम से किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से किया। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड का, अगर क्लियरली बोलूं तो डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। या तो मैं इसको अलग तरीके से भी बोल सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं मैं, एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस कमीशनिंग कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। वो तीनों इन चीज में आ गया, ये आ गई इधर और उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दिया। तो ये 20,000 पर ईयर का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। पहले तो इसके दो इफेक्ट्स है, दो इफेक्ट्स क्या आते हैं, एक तो पीएनएल के डेबिट में, दूसरा एसेट में से माइनस, समझा। कॉस्ट अपन बात करें थे टाइम से, तो उसके अंदर आता क्या क्या है, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज एंड परचेज टैक्सेस। जैसे मैंने कोई 1 लाख में मशीन खरीदी, उसके ऊपर 1 लाख टैक्स लग गया, इंपोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर 1 लाख जीएसटी लग गया, लेकिन जीएसटी मुझे क्या मिलने वाला है, रिफंड मिलने वाला है। तो वो मेरे लिए परचेज प्राइस कितना हो गया, 2 लाख, टोटल 3 लाख हो गया ना। तो लेकिन 1 लाख का तो रिफंड मिलने वाला है, तो वो मैंने कंसीडर नहीं किया। 1 लाख परचेज प्राइस प्लस कस्टम ड्यूटी का 1 लाख, समझा। चलो एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू bring the asset to the location and condition necessary for it capable of operation in manner intended by the enterprise। उसको ऑपरेशंस में लाने के लिए जो भी खर्चा लगा, जैसे वो इधर दुबई में थी, दिल्ली में आई मशीनरी, वहां से मैंने आई अपने नंदुरबार में, तो यहाँ से लाने का जो भी ट्रक का भी खर्चा वो भी इधर लेके आएंगे। उसको लाने के लिए एक अलग एसी लगाया मैंने, बराबर, तो उसका कॉस्ट भी इसके अंदर कंसिडर कर दिया जाएगा। यहां तक समझा। एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ dismantling, removing the item and restoring the site on which an asset is located। मतलब गवर्नमेंट ने बोला था तुम लोग आओ ये मशीनरी, लेकिन 10 साल के बाद है ना तुमको ये मशीनरी तोड़ फोड़ के फेंक देनी पड़ेगी, तुम्हारे पास 10 साल का ही लाइसेंस है। तो मेरे को तब क्या कॉस्ट आएगी तोड़ने की, वो कॉस्ट का आज का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तब मुझे क्या कॉस्ट आने वाली, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू, समझ लो तब मेरे को 1000 रुपए लगने वाले। तो तब के 1000 रुपए आज के कितने इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 100 रुपए के हिसाब से समझ लो। तो मेरे को 100 रुपए भी ऐड करके रखना पड़ेगा, समझा। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम। मैंने एम्प्लॉयज को दिया कि मेरे को जो मशीन है वो खड़ा करके दो, चालू करके दो, तब तक का जो भी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय का इसमें आ जाएगा। उसके बाद में एम्प्लॉय को उसके ऊपर सैलरी बेसिस पे मैंने पर्सन लगा दिया कि तुम लोग काम करो, इसको चलाओ, तो वो नहीं आएगा, समझा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ऐसा मतलब रोलर वोलर लाया, वो सब साइट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्लेनिंग कर रहा हूँ, प्लिंटिंग कर रहा हूँ, वो सब किधर आ जाएगा इसके अंदर। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, जो भी इनिशियल डिलीवरी है डिलीवरी कॉस्ट जो भी हो। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट मतलब लगाना और असेंबल करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को साथ में लाना। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, जो भी कॉस्ट ऑफ ये है क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिंग। जैसे मैं कुछ तो लाते ही थोड़ी कि 1-2 करोड़ का माल घुसा दूंगा, 1-8 लाख का पहले प्रोसेस करके देखूंगा, लेकिन
कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कैसी होती है पता है? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग माइनस जो भी उस टेस्टिंग के समय का इनकम है वो माइनस कर देना पड़ता है। समझा? अब समझ लो मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स डाला था, ये कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग हो गई, और वो 1 लाख का गुड्स मैंने 50,000 में बेच दिया बाहर, तो माइनस 50,000, सिर्फ 50,000 का ही खर्चा लगा। प्रोफेशनल फीस जो भी लग रहा है इंजीनियर का वो भी आ जाएगा। कौन से नहीं आते? तो तुमने कोई नई फैसिलिटी और बिजनेस चालू किया, वो वाला कॉस्ट नहीं कंसिडर होगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, वो वाला भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, तो भी नहीं होगा। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का भी नहीं होगा, अगर तुमने शिफ्ट किया और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया तो वो भी नहीं होगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड है जो डे टू डे बिजनेस के लिए लगते हैं, वो वाला कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मेथड्स देखो, अभी मेथड्स कौन सी है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड, और एक थी वो आगे देखेंगे। ये तो देख लिया। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट में कितने आ गए? सारे। कौन से? इंस्टॉलेशन मतलब कॉस्ट, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, और जो भी वो तीनों चारों कॉस्ट है वो सब आ गए। माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, भंगार का वैल्यू, अपॉन यूजफुल लाइफ। अगर अपने को रेट निकालना है तो कैसे निकाले? तो जो स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन आया मेरा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 बराबर। ये वाला पूछ सकते हैं कभी बार एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है। समझ लो मैंने 1 लाख का मशीनरी लिया, उसके अंदर 0 स्क्रैप वैल्यू, 10 साल में वो क्या होने वाला था? डेप्रिशिएट। तो कितना हो गया? एक साल का 10,000 ना। अब मेरे को रेट निकालने का, मेरे को 10% नहीं पता था, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना था? 1 लाख इंटू 100। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कर दो एक बार। हाँ, अरे हाँ सॉरी, वो 100 नहीं करना, वो गलती से दिया इधर। ये 100 नहीं करना है अपने को, सॉरी, ये गलत दिया है, काट देना अपनी बुक में से भी, देखो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। 10,000 अपॉन 1 लाख, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10% हो गया। समझा? चलो अभी समझो। इनकम टैक्स में क्या बोला गया है कि अगर 180 डेज से कम यूज की है मशीन तो क्या करेंगे? आधा ही डेप्रिसिएशन लगाओ, ज्यादा की है तो पूरा लगाओ। और नॉर्मली 180 डेज का डेट कब आता है पता है? 1 अक्टूबर बराबर, 1 अक्टूबर। चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ काम का नहीं है। आगे भी देखा था, कुछ काम नहीं आया था बराबर। अभी देखो इसमें क्या होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में समझ लो ईयर 1 में तुमने 10 लाख का मशीनरी खरीदा, माइनस 10%, तो कितना हो गया? अरे सॉरी, 10,000। कितना बच गया? 9,000। सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 10,000 या 9,000? 9,000, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। समझ रहे हैं सबको? तो ऐसे करते 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 क्या इसके अंदर कभी जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अच्छा अब देखो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होगी। सबसे पहला अल्टरनेटिव तो जो करते थे वही है, प्रोविजन वाला ले लिया क्या पहले? सबसे पहले अपन वो नॉर्मल वाला लेंगे। क्या एंट्री होती थी याद है क्या? किसको बचपन में करते थे? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करते थे? नहीं, जनरल एंट्री बोल रहा हूं। डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, वेरी गुड। फिर और एक एंट्री होती थी, डेप्रिसिएशन को क्या ट्रांसफर करना है? पीएनएल में, जैसे अपन वो कर रहे थे कल सैलरी वाला। समझा? अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एसेट हीट हो रहा है, एसेट को क्रेडिट हो रहा है, मतलब एसेट का वैल्यू डाउन हो रहा है। मेरे को वैसा नहीं करना, मेरे को वैसा नहीं करना है। मेरे को क्या करना है? एसेट को वैसे ही दिखाना है, कॉस्ट भी दिखाना है,
और लाइबिलिटी साइड में मेरे को क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। तो सेकंड अल्टरनेटिव क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है, इसकी जगह पे क्या हो जाता है, प्रोविजन और डेप्री। समझा जाता है, डन है। ये वाली एंट्री सेम, ये वाली एंट्री सेम। देख लो फर्स्ट अल्टरनेटिव, एक दो, देख लो एक बार पढ़ लो। कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो, जो देना है वो दे सकते हो। समझा इधर तक? चलो बढ़िया, पढ़ ले दोनों एड्रेस, फिर नीचे चलते हैं। अरे अपन तो लाइव ही नहीं है, अपन लाइव है। चल रिकॉर्ड हो रहा है, चल चल चल, चलो हुआ इधर तक। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड अल्टरनेटिव, जो पहले अपन ने पहला अल्टरनेटिव पढ़ा था वो है बराबर। जेम्स ब्रदर्स एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 40 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब कितना हो गया टोटल कॉस्ट, 15 लाख। डेप्रिशिएशन लगा 10% पे, कितना लगेगा, 1,50,000। बस अभी ये अपन क्या बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट में। तो अगर कुछ खरीदा है तो वो भी किधर आएगा, डेबिट में। तो ये आ गया 1 जनवरी को टू बैंक 14 लाख, टू बैंक इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1 लाख बराबर। तो नीचे लिखना पड़ेगा कि एक ही डेट है तो कोई वादा नहीं है, लेकिन नीचे लिख देना पड़ेगा कि 14 लाख प्लस 1 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेट अलग अलग रही तो अलग अलग लिखना है, समझा। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, मेरे को इसकी वैल्यू कम करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिख लेना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अच्छा और एक गड़बड़ कर दी, 1.5 लाख नहीं लगेगा। कब खरीदा है, 1 जुलाई 2018 को, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो आधे ही साल का लगेगा 75,000। समझा। ये वाला बैलेंस फिर इधर आ जाएगा, वापिस से क्या लगेगा, 1.5 लाख का लगेगा इस बार, क्योंकि पूरे साल का लगेगा। समझा। उसके बाद में आ गया 12,75,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, डेबिट। और कहाँ ट्रांसफर कर दो उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन। चलो ये भी सेम ही था, कोई टेंशन नहीं था इसके अंदर भी। डिमिनिशिंग में बनाने का था, तो पहले साल का कितना लगेगा, 75 ही लगेगा। पहले साल का 75 लगेगा, दूसरे साल का 14, ये 15 लाख में से 75 निकाल दो तो 14 लाख 25, उसका 10%, 142,500। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्या था, आपने वो क्या करना है, अगर 10 साल के लिए एसेट्स खरीदा है, 10 साल के अगर एसेट खरीदी अपन ने, तो अपने को क्या करना है, 1+2, 2+3, 3+4, 4+5 ऐसा करते जाना है, या तो उल्टा चालू करो, 10+9, 9+8 ऐसा करते 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 जो भी सम आएगा, जो भी सम आएगा वो क्या हो जाएगा, n। एक से ना, हाँ चलो वो आ जाए, 55 आ गया बराबर। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था, क्या था, n। n मतलब कितना, ये 10 और +1, n+1, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, तो n+1 कितना हो गया, 11। 10 इंटू 11 जो भी आएगा डिवाइड बाई 2 करोगे 55 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक सम भी देखा था हमने। मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेस्ड अ मशीन फॉर 1 लाख, सॉरी 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ स्क्रैप वैल्यू 10 years एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। चलो, द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/2014। कब किया, 1/1/2014 को। चलो यहां तक क्लियर है। तो मुझे तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के दो ना, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, 11,20,000 डिवाइड बाय 10
इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 3 ही मैंने यूज किया है ना, जब कभी कुछ बोला नहीं तो अपन ओके यहाँ पे बोला ही नहीं है, ठीक है। 1,12,000 रुपए आएगा फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। लेकिन अभी यहाँ पे देखो अपने को क्या बोला गया है, इधर एक देखो, इधर एक गड़बड़ किया है लोगों ने, बुक्स फॉर 2019 बोला, कब बन की वो नहीं बोला है, तो तुमको एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि भी एज्यूम, अगर तुम 31 मार्च लिख रहे हो तो 31 मार्च कर दो, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है 31 मार्च को क्लोज हो रही कि 31 दिसंबर को, तो तुमको एजम्पशन लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं डायरेक्टली निकालता हूं, तो कैसा था, मुझे क्या बोला है 2019 का निकालने का है, मैं दिसंबर ले रहा हूं इधर, तो 14 टू 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हो गए 19 ना, 5 साल हो गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताए, 5 साल हो गए ना, तो जो भी आया 11,20,000 डिवाइड बाय 55 होगा, क्योंकि 10 साल ही दिए, इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को 10,9,876, ये समझा क्या किया, 10, 9, 8, 7, 6, जो भी आंसर आएगा 40, 8,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 55, अच्छा इलेज किया, सॉरी इलेज करने का था, 8,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 55, 6,40,000, ये वाला समझा क्या, हाँ सिर्फ 2019 का है, वो 2019 का है, अपन 14 में है और अपने को निकालना 19 का, सेम एंट्री आ जाएगी यहाँ पे बैलेंस। अभी ये देखो, इसके लिए भी करना पड़ेगा, बैलेंस निकालना है तुम लोगों को, मतलब तुमको किसका बैलेंस निकालना, 2018 का, तो अभी कितने साल का डेप्रिसिएशन 4, बराबर, तो ये वाली वर्किंग आ जाएगी वापस। बोल कौन सा, ये ना, ये तो करना ही ना, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, 10 साल का था ना, तो 10 से पीछे जाओ, अच्छा 5 साल का, 5 ही साल का लिया ना, ये 5 साल ही ये वो है ना। अभी अपने को क्या निकालना पड़ेगा इसका, क्या कह रहे हो, अभी मेरे को निकालना पड़ेगा ये तो मिल गया मेरे को, अभी ये कैसे निकालूंगा, अरे एक सेकंड ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सुनो, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये बैलेंस, ये वाला बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो 14 टू 50 1 साल, बराबर, 16 2 साल, 17 3 साल, 18 4 साल और 19 5 साल, मतलब अगर मैं एक से गिन रहा हूं तो मेरा 1,19 आएगा, तो मेरे को ये जो मिला ना, ये ओपनिंग बैलेंस मिला, 6,40,000 जो ओपनिंग बैलेंस मिला, बराबर, 6,40,000 ओपनिंग बैलेंस भी नहीं मिला, अभी तक का जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है ना वो मिला मुझे, तो 6,40,000 में से मैं क्या करूंगा, 10 लाख में से 6,40,000 को माइनस कर दूंगा पहले, तो कितना है 3,60,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, बराबर, यहां तक समझा, चलो। और 2019 का तो ये वाला ना, हाँ डायरेक्ट निकाल लो ना, जैसे 5/55 वो साल का लेना पड़ेगा फिर मेरे को, 5/55 इंटू कितना था 8,80,000, हाँ कितना 8,80,000 था ना, 55 कैसे आया मैं बताता हूँ, 55 तो वो नॉर्मल है ना, ये वाला 10 + 1 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर 55, और ये कैसे आया वो पूछ सकते हो तुम लोग, कैसे आया ये 6 के पहले का साल, समझा इधर तक, जो मतलब ऑब्वियस बात है, लेकिन ठीक है थोड़ा आ रहा हो साथ में, तो वो समझ रहा है, वापिस से बताता हूँ एक बार, सबसे पहले पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं स्टेप भी लिखवाए थे तभी मेरे को याद है, सबसे पहले ओपनिंग निकालो, ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, तो 5 साल का ओपनिंग बैलेंस, इसका टोटल कितना आया था 40 डिवाइड बाय 55, तुम्हारा 6,40,000 आएगा,
डन है यहां तक। 6,40,000 आ गया। उसके बाद में 10 लाख में से 6,40,000 को माइनस करो तो 3,60,000 हो गया, बराबर, यहां तक डन है। अभी 3,60,000 है, ये तो मेरा आ गया ओपनिंग बैलेंस। मेरे को करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना क्या, कैसे निकालू? अब मैंने अगर 2018 तक कितना लिया 6, तो 2019 का कितना हो जाएगा 5, तो 5/55 इंटू ये 8,80,000, तो कितना आ गया? इसको 11 80,000 आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। समझे यहां तक है? और एक अगर सम होगा तो देखते नहीं है। फिर क्या ये मशीन आवर मेथड सबसे चिंतित क्या था इसके अंदर? क्या था इसके अंदर? हाँ देखो, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल वर्किंग आवर्स कितने 24,000 दिए, 24,000, 3,000 डिवाइड बाय 24, 3,000 डिवाइड बाय 24, 3,000 डिवाइड बाय 24, पहले 3 साल का निकल गया। 2,600 डिवाइड बाय 24, 2,600 डिवाइड बाय 24, 2,600 डिवाइड बाय 24, अगले 3 साल का निकल गया। 1,800 डिवाइड बाय 24, 1,800 डिवाइड बाय 24, 1,800 डिवाइड बाय 24, मेरे को अगले 3 साल का मिल गया। 1 to 3 ईयर्स का इतना, देखो 3 लाख में से 30 लाख में से 2 लाख गए, 28 लाख डिवाइड इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। समझा? मशीन आवर मेथड क्लियर है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना है और ये साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो देखो द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years विद एन रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख, तो कितना हो गया 18 लाख। प्रोड्यूस कितना 1.5 लाख करने वाला है, तो 20,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख क्या हुआ, क्या 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 20,000, तो तुम्हारा आने लग जाएगा वो ये। डन है? समझा ना? क्या करना ये कर, 1.5 लाख है टोटल प्रोडक्शन है, 18 लाख को उससे डिवाइड कर दे, 18 लाख कैसे आया पता चला ना, 2 लाख में से 20,000 गए, डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 20,000 किया। अरे इधर ध्यान दे तू, 18 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू कितना रे 20,000, ये रहा ना, अरे सर 24 नहीं 1,50,000, वो पिछले क्वेश्चन का था, तो कर लो इसको कितना आता देख लो। किधर 20 तो ये ना प्रोडक्शन, वो मत करना 18 लाख इंटू 20,000, कैलकुलेटर पागल हो जाएगा, पहले डिवाइड कर लो, कर लो कर 2,40,000 आएगा, 24 कहां से आएगा, क्या करेगा गायत्री, करना पड़ेगा 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 20,000, 24 2,40,000 या 24,000, हाँ समझा, तीनों साल का इसे निकालेगा। फिर था डिप्लीशन मेथड, इसके अंदर क्या किया था अपन ने, जो भी टर्न्स हो रहे थे 2 लाख टर्न मिलने वाले थे, सेम करना है 2 लाख सॉरी इतना, ये 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 2,000, 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10,000, 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 15,000, वही सेम चीज है। करो तो एक बार देखो, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 2,000, आ गया पहले साल का 1 लाख, दूसरे साल का कितना आएगा, कॉमन सेंस है, अगर 2,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कितना आ रहा है 1 लाख, तो दूसरे साल का कितना आ जाएगा, ये 1 लाख कैसे आ रहे, हाँ तो इधर इंटू करते जाओ ना, सीधा इंटू पाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा 5 लाख। हाँ जैसे पहले किया ना, अभी 15 निकालने का मेरे को, तो 15 डिवाइडेड बाय कितना था 2 लाख खत्म। अभी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी जैसे बुक वैल्यू थी 2,50 लाख की,
डेप्रिसिएशन लग गया 2.5 लाख का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सॉरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है 47,50,000, सेल प्रोसीड्स कितना हो जाएगा 32 लाख का। एग्जांपल है, हाँ किधर से आ रहा हूँ एग्जांपल है। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट, 47,50,000 का मशीनरी तुमने 32 लाख में फूक दिया, तो क्या है लॉस, समझा। चलो, अब फर्म परचेस्ड ऑन 1st जनवरी certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. On 1st July 2018, another machine for 2 lakh was acquired. बराबर। On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st January 2018 has become obsolete, was auctioned for rupees 3,86,000. And on the same date, fresh machinery was purchased at rupees 4 lakh. 31 दिसंबर को बुक बंद कर रहे हैं, 10% का डेप्रिसिएशन है। बराबर। सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, इधर अपन ने क्या किया था यार, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, बराबर याद है ना। ये 1st जनवरी को वर्किंग बनाया था, कितने का हुआ 6 लाख का मशीन है, कैसे 5 लाख प्लस 18,000। और 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 से पहले क्या आ गया ईयर एंड ना, दिसंबर 2018 का कितना 10% लगाने का है, तो ये कितना आ गया 60,000, ये कितना हो गया 5,40,000, बराबर। अभी 1 जुलाई आ गया, 1 जुलाई को और एक मशीन लिया, कितने का 2 लाख का, बराबर। फिर क्या आ जाएगा, नहीं दिसंबर है, ईयर एंड दिसंबर है ना, इसके लिए समझ रहे हैं ना, थोड़ा पास जा रहे हैं, रिवीजन है, टेंशन मत लेना, ठीक है। 10% समझा। मशीन 2 कितना का लिया है 2 लाख का। द मशीन परचेस्ड, एक से गड़बड़ के लिए आ जाओ कोई टेंशन नहीं। उसने 1 जुलाई 2018 को ही दूसरा मशीन खरीदा है, तो ये कौन सा ईयर चल रहा है, इसमें आ जाएगा ना 2 लाख। आप बोलो 31 दिसंबर के दिन डेप्री कितना लगेगा, वेरी गुड 60 प्लस यहाँ पे 10,000, यहाँ साइड में डेप्री का भी कॉलम बना देते थे, इधर लिखते थे 70,000, याद है। तो ये कितना हो गया अभी 1,90,000, और ये कितना हो गया 5,40,000। अभी देखो, अभी मैजिक देखो। On 1st July 2019, the machine purchased on 1st January 2000 has been become obsolete or auction for 3,86,000। अभी नहीं रुक जाओ, पहले तो यहां से 1 जनवरी 2019 से लेके 30 जून मेरे को क्या निकालना पड़ेगा डेप्री, कितने महीने का 6 मंथ, कितना निकलेगा 5,40,000 पे 10% डिवाइडेड बाय 2, 27,000 आ गया, कितना हो गया 5,13,000, डन है यहाँ तक। और मैंने बेचा कितने में 382 समथिंग ना, 386। लॉस की प्रॉफिट, लॉस आ गया, ये बैंक में 3,86,000 आ गए, बराबर। डेप्रिसिएशन आ गया 27,000, डन है। ये पूरे का पूरे मशीन उड़ गया। अभी इसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, एक से और कुछ लिया गया ऑन द सेम डे, और एक मशीन लिया, तो और एक मशीन आ जाएगा, मशीन नंबर 3 कितने का 4 लाख रुपए का। तो मैं बना देता हूं मशीन नंबर 3 को, ये समझ गया ना, ये रफ कर रहा हूं, मशीन 3 बराबर कितने का 4 लाख। 1 जुलाई को ही खरीदा, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। इस बार इसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, ये वाले पे पूरा लगेगा ना, पूरा साल यूज किया था 19,000, और इसके ऊपर 6 महीने का 20,000, यह दोनों मिला के कितना हो गया ये साल का 34, कैसे हुआ पापा 39,000 होगा ना,
डन है इधर तक, समझा? टेंशन नहीं लेने का, ये अपने 11th में किया था, याद करो। क्या चला, बोल बोल बोल, कंफर्म है तो ही आगे बढ़ता हूं मैं। दीप्तिकेश समझ रहे हैं ना, ये ऐसा एक वर्किंग बना लेने का। डन है, बढ़ो आगे, चलो। अच्छा, अभी इसमें देखो, इसमें एक तो प्रोविजन ऑफ, अच्छा ये मेरे को एक चीज बताओ, अकाउंट क्लियर है ना? अभी देखो, मशीन परचेज करे तो डेबिट, इरेक्शन चार्जेस डेबिट, और एक मशीन खरीदा तो डेबिट, उसका डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में, डेबिट में, और कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल में। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? बैलेंस। ये एसेट है, ये पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होते, याद है ना? चलो, इसके बाद में ये बैलेंस इधर आएगा, इसमें से पहले जो सेल कर रहे हो उस मशीनरी का 27,000 निकालो, बैंक में जो आया 3,86,000 और प्रॉफिट आया 1,27,000, खत्म। अभी ये करो 7,30,000 माइनस 2,00,000, करो एक बार 5,30,000। अभी इन तीनों का एडिशन करो, कितना आना चाहिए? छोड़ो ना, एडिशन भी क्या करते, कितना आना चाहिए? अबे इन तीनों का बोल रहा हूं, 5,30,000 आएगा ना, वो मशीन थी चली गई, प्रॉफिट भी बुक कर दिया तो 5,30,000 आएगा ना, समझा? चलो, ऑन 1 अप्रैल 2018 On 1st April 2018, Shubhra Limited purchased a machine for 12 लाख। ऐसे करना पड़ेगा इसको, चलो। कितना? 1 अप्रैल 2000 परचेज मशीनरी 12 लाख, मतलब ये पहली मशीनरी हो गई। ऑन 1 अप्रैल 2020 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। तो इसके अंदर देखो, एक ही मशीनरी को दो में स्प्लिट करना पड़ेगा अपने को, स्टार्टिंग से ही क्या करना पड़ेगा? यहीं पे कर रख देंगे अपन, मशीनरी 1, मशीनरी 2, बराबर। ये किसका है? इसका स्प्लिट पार्ट है, तो कितने में था वो? 12 लाख, बराबर। और ये कितना हो जाएगा फिर? 12 लाख था ना, तो ये हो जाएगा 11,20,000 और हो जाएगा 80,000। भाई तुम लोग देख रहे हो क्या? मैं क्या प्रो हो गया माउस से लिखने में, माउस से लिख रहा हूं, प्रोफेशनलिज्म देखो यार मेरा, ठीक है? चलो, उसके बाद में एंड न्यू मशीनरी एट कॉस्ट ऑफ 1,50,000 परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डे, मतलब 1 अप्रैल 2018, नहीं सॉरी 1 अक्टूबर 2020। पहले तो कैलकुलेशन तब तक का करना पड़ेगा अपने को, बराबर। पहले तो कैलकुलेशन तब तक का करना पड़ेगा, कहां तक का बोला है? 19 से 20 का करना पड़ेगा। तो आ जाओ, करते जाओ, तुम लोगों को तो सब आता है। पहले तो मेथड देख लो, कौन सा है? WDV, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। अभी तो क्या ही है, ये कौन सा दिन है? 1 अप्रैल 18, 1/4/18 माइनस करूंगा डेप्री, कितना? 1,12,000 और इधर 8,000, ये हो गया 72,000। ये कितना हो जाएगा? हाँ आ गया, बोलना। समझा? 10,08,000, यहां तक समझा? ये हो गया ईयर 1, बराबर। अब मैं लगा हुआ ईयर 2 का, मेरे को 1 अक्टूबर 20 तक खींचने हैं इसको, तो लगेगा अभी 31/3 किसका? 20, ये लग गया ना 31/3/19 का, इसलिए लिखा नहीं था, समझा क्या? चलो,
10% लगाओ, लगाओ। हाँ, देख लो एक बार सही है क्या। ए बाबा तू पण करना काय आहे? 9,11,200. कितना? 07. बराबर 9,07,200 कितना 20? नहीं ना, फिर तो 97,000 देखते एक बार। नहीं यही आएगा, 200 ही आएगा बराबर। चलो 7,200 माइनस से कितना। अब सुनो, अब मशीनरी कब पुक रहा हूं मैं, 1 अक्टूबर 2020, तो मेरे को डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर 2020 तक का। हाँ तो 6 महीने का लगेगा, लगाओ। नहीं वैल्यू नहीं रे, डेप्रिसिएशन बताना बाबा। कोणाचं सांगते मी, याचं सांगतोय। अरे पहले इसका इसका बताओ, इसका निकाला ना, निकालना इसका ही था सिर्फ, बेचा यही है तो उसका क्यों निकाल रहे हो। बाद में 3240 उसको निकालो, 6,400 में 61,560 61,560 बराबर। बेचा कितने में, 45,000 में। कितना हो गया, कितना, ये क्या हो गया, कन्फर्म है लॉस हो गया। ठीक है चलो, बैंक में कितना पैसा आया होगा, 45,000 बराबर। डेप्रिसिएशन ये, अभी उसी दिन पे एक नया मशीन भी लिया है तो 1,50,000। अब क्या हो गया, मशीन 3। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कितना आया, 1,58,000 मशीन नंबर 3। ओके अभी मेरे को निकालना है 31/3/21 का क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। इसके तो ऊपर तो पूरे साल का 90,720। नहीं बाबा, आधा ही पार्ट बेचा उसका। अरे इसलिए तो अलग किया था ना, एक मशीन में से 2 मशीन निकाली थी, आधा ही भेजा उसको। क्या हुआ, ये बेचा, ये 12 लाख का जो मशीन था ना, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 80,000 का बेचा। इसके लिए अपने 2 मशीन किए थे उसको, 1 और 2 ऐसा, समझा अभी। और इसका कितना आया, इसका कितना 800। हाँ बराबर है। इसमें से इसको माइनस करो, और इसमें से 7, हाँ वही देखो तो, वही तो क्या कर रही है। 150. बराबर, इन दोनों का टोटल मारो तो एक बार, नाइन 8,6,2 बराबर। आ जाओ सॉल्यूशन चेक करते हैं। टू लॉस, ये 9,8,620 डेप्रिसिएशन, 45,000 बैंक में खत्म। मैंने और एक एडिशनल स्टेप बताई थी, किसको याद है क्या, यहाँ पे कभी भी एंड नहीं करने का सम को, नीचे ब्रॉट डाउन करके खत्म कर देने का।
अब दूसरा, अगर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो क्या होगा, तो मशीनरी तो चिन्ह दिखेगी, कैसी दिखेगी, बैंक 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख, यहां पे फिर डिस्पोज होगा 80,000 का मशीन, करेक्ट, और फिर 1,58,000 का आ जाएगा और 12,78,000, समझा। डेप्रिसिएशन में क्या होगा, 1,20,000 1,20,000, फिर यहाँ पे और एक डेप्रिसिएशन लगेगा, किधर गया वो, हाँ ये रहा, 1,08,000, ये हो जाएगा 2,28,000। जो भी तेरा ये है क्या बोलते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कौन सा क्वेश्चन देख रही तू, कौन सा, एमसीक्यू में, हाँ चल ठीक है, देख लेंगे। ये समझा ना, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन और वो दोनों का चीज समझा। चलो ज्यादा टाइम पास नहीं मारते हैं, खत्म करते इसको फटाफट। एक समय, अच्छा अभी चेंज कर दिया तुमने मेथड को, तो इसके अंदर कोई सम थे क्या, ज्यादा कुछ थे नहीं मेरे हिसाब से। कौन सा, वो वाला ना, तो वो वाला डिजिट मेथड से सॉल्व करना फिर, अरे डिजिट मेथड 10 + 9 + 8 वो वाला। चलो 1 जनवरी 2015 को बिजनेस कमेंस किया, व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 7 लाख का खरीदा, कब, 1 जनवरी 2015 को। एडॉप्टेड अ पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस एंड ओवर द ईयर द परचेज देयर परचेज ऑफ प्लांट्स हैज बीन 1.5 लाख और 2 लाख, ऐसे 2 प्लांट खरीदे उन्होंने। ऑन 1/1/2019 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एसेट as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2019 with no scrap value and 10 years of asset purchased on 1/1/2019। मतलब 1/1/2019 से पहले जो भी एसेट खरीदे गए थे ना, उसी को स्क्रैप वैल्यू नहीं है और 10 साल के लिए खरीदे गए थे। तो पहले तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1/1/2019 तक का तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 लाख तक अभी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, ये जो खरीदी थी उसको ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, और ये तो डायरेक्टली, ये तो 2 लाख का 2 लाख डायरेक्टली हो जाएगा। 7 लाख का पहले साल में डेप्रिसिएशन 1,05,000, फिर इन दोनों का बराबर कितना रेट बोला था, 15% बोला था, बराबर 15% बराबर, फिर वैसे ही 17 का 18 का, फिर 19 में रुक जाना है, फिर इसका टोटल निकालो कितना आ गया। अभी एक काम करो, अभी देखो यहां तक आ गया, यहां पे आके स्टॉप कर देने का। यहां तक कौन सी मेथड फॉलो हो रही थी, WDV, यहां से कौन सी फॉलो होगी, स्ट्रेट लाइन। तो इसको कैसे निकालू, 3,65,404 डिवाइडेड बाय 6, आ गया ये आंसर, और 92,119 डिवाइडेड बाय 6। अभी कोई बोलेगा 6 क्यों लिया, क्योंकि तो मुंडी बुक में थी, वो कुछ अलग ही कर रहे थे, पता चला 6 क्यों लिया, नहीं ना, दिया है 6 ईयर दिया है, समझा, इसलिए लिया। और एक बार, अभी मुंडी वो नीचे नहीं चाहिए, तेरे ऊपर चाहिए मेरे को। 7 लाख है बराबर, उसके अंदर से पहले डेप्रिसिएशन निकाल, डिमिनिशिंग ये वाला 3,65,000, इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितना बोला गया है, लाइफ 6 ईयर, तो डिवाइड बाय 6 कर दे, ये आंसर आ जाएगा। और ये साल से हमेशा 60 लाख 60,900 15,300 यही लगेगा। कर रहे थे, उनकी इच्छा है, कर सकते हैं। अभी अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट चेंज किया गया तो क्या होगा, देखो पहले 6 लाख की डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज्यूमिंग 10 ईयर्स बराबर, तीसरे साल से क्या कर दिया, 5 साल कर दिया उसको। सबसे पहले तो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, कितना, 6 लाख डिवाइड बाय 10, 60,000 इंटू 3, 1,80,000 आ गया। 60 लाख 6 लाख में से माइनस कर दो, कितना हो गया, 4,20,000, 4,20,000,
निकालना बाबा, निकालना, तेरे को सिखाया ना 10 बार। निकाल, कैसे निकालेगी? जो दिमाग लगाना लगा। हाँ हाँ हाँ, तो हो गया ना, 60,000 आ गया ना। इंटू 3 साल का कर, 1,80,000 हो गया, माइनस 6 लाख कर, 4,20,000। डन, यहां तक डन है। चलो, अभी 4,25,000, जो भी 4,20,000 कितने साल के लिए होगा? 5 ही साल के लिए। तो डिवाइड क्या कर दूंगा मैं? 5। 84,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन लगेगा। समझा? अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू कर दिया तो क्या होगा? इसके ऊपर ज्यादा कुछ था नहीं। लास्ट है क्वेश्चन। 12 लाख थे। इस डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड 0 रेसिडुअल वैल्यू। एंड ऑफ द थर्ड ईयर द मशीन वाज रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 60,000। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 9 years। खत्म है ना बात। 12 लाख था, डिवाइड बाय 10 करो, 1,20,000 क्या होगा? 1 साल का डेप्रिसिएशन इंटू 3 साल का डेप्रिसिएशन। 12 लाख क्या हुआ? क्या? हाँ, 4th ईयर ना, तो वही कर रहे हैं ना अपन। डिवाइडेड बाय 10 तो 1,20,000 आ गया, बराबर। अब अपने को 3 साल के बाद डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने का है। 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा गायत्री? 3,60,000 ना, आ गया। उसको 12 लाख में से माइनस कर, बराबर। 8,40,000 हो गया, उसको 60,000 से ऊपर कर, क्योंकि रिवैल्यू हुआ है, 60,000 से बढ़ा है। आ गया 9 लाख। कितने साल का 4th ईयर का कैलकुलेट करना है। अभी रेसिडियल वैल्यू कितना, लाइफ कितना है? 9 years, डिवाइड बाय 9 कर, तो 1 लाख आ गया। अब इसे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख लगेगा। तो इसी बात पे अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर का फुल रिवीजन डिटेल में कंप्लीट होता है। समझा इधर तक? फिर ऐसा तीसरे मंजिल पे जाने का और एक दोस्त को भी लेके जाने का साथ में। मैं बताता हूँ क्यों। एक रुक रहे, एक आधी बार नहीं मारे ना तो वापिस से कूदा देगा वो।